हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज योर कंज्यूमर बिहेवियर. So first of all, you must know the meaning of consumer. What do you mean by consumer? Like a consumer is a person who consumes a commodity and always he wants to get the maximum satisfaction. तो एक कंज्यूमर हमेशा इस तरीके की कॉम्बिनेशन लेता है बेटा गुड्स की. अभी हम सिंपल करने के लिए टू गुड्स को स्टडी करेंगे जहां पे वो बंदा मैक्सिमली सेटिस्फाई होगा और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है. अब ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करेगा कि हमारी इनकम कितनी है, मैं अफोर्ड कितना कर सकती हूँ, क्या मार्केट में उतने प्राइस के ऊपर मेरी इनकम के अकॉर्डिंगली कुछ मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो मैं फिर प्रेफरेंसेस बनाऊंगी. तो इसमें टू टाइप्स की अप्रोचेज होती हैं बेटा, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल. कार्डिनल आपको नाम से पता चल रहा है, सी से स्टार्ट होगा बच्चे, याद रखना है काउंटिंग. तो इसमें हम करेंगे काउंटिंग. और ऑर्डिनल जो होती है आईसी थ्योरी हम इसको कहेंगे, ये सुपीरियर अप्रोच है बेटा. इसके अंदर अपने को प्रेफरेंसेस देनी होती हैं. ठीक है, हम इसके अंदर प्रेफरेंसेस देते हैं. अब कुछ हमने एजम्पशन जरूर लेनी है इसके अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर ना मोस्टली एजम्पशंस है, और खासकर जब थ्योरीज बनती हैं तो एजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो कंज्यूम कर तो बहुत सारी सकता है गुड्स, लेकिन हमने सिंप्लिक करने के लिए किसी काम को टू गुड्स को भी लिया है. लाइक मैंने बनानास एंड मैंगोस को कंसीडर किया. अब कोई भी कॉम्बिनेशन इन दो कमोडिटी की अगर मेरे को लेनी है तो वो मेरा कंजम्पशन बंडल है कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस ली हैं. वी शैल यूज द वेरिएबल x1. एक कमोडिटी के लिए मैं x1 यूज कर रही हूँ और दूसरे के लिए x2 कर रही हूँ. तो x1 और x2 कैन बी पॉजिटिव और जीरो. इसका क्या मतलब है कि जो मैं बंडल ले रही हूँ x1 का बनानास का और x2 जो मैं मैंगोस के लिए यूज कर रही हूँ उसमें मैं कितना कितना कंज्यूम करना चाहती हूँ. सपोज कि मेरा वन बंडल 5 एंड 10 का है, इसका क्या मतलब है कि मैं 5 बनानास ऑप्ट कर रही हूँ और 10 मैंगोस. अब बच्चे क्योंकि मेरी इनकम तो लिमिटेड है, तो अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बनाऊंगी यहाँ पर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, मैंने सोचा इनकम तो लिमिटेड है, ऐसा तो मैं मान के चल रही हूँ. अब मेरे को यूनिट्स अपनी जो लेनी है, यूटिल्स जो लेनी है, मेरे को 10 बनानास की लेनी है. तो अब इनकम क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं मैंगोस को तो कम ही करूंगी, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों चीजों को बढ़ा सके साइमल्टेनियसली. सो जो भी आप कॉम्बिनेशन लेते हैं वो आपका बंडल कहलाता है. तो इस फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं. अब अच्छी बात आती है यूटिलिटी की. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द पावर टू सेटिस्फाई द वांट, पावर टू सेटिस्फाई योर वांट्स. ठीक है. तो बच्चे अब देखो, अब हो सकता है कि अब कोई बच्चे को कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा इलिटरेट है, तो क्या है उसके लिए तो कोई नोटबुक्स के लिए पेन के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है. तो यूटिलिटी डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. अब एक बंदा स्मोकर है, उसके लिए हो सकता है कि सिगरेट की वैल्यू हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं है. तो इट ऑल डिपेंड अपॉन योर यूटिलिटी. अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज की नीड है, डिमांड है आपके पास उसकी, तो मीन्स आप उससे सेटिस्फेक्शन लेंगे. यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है कि किसी चीज को लेने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. आपकी डिजायर क्या है, आप कितना लेना चाहते हैं उस चीज को. जितनी ज्यादा यूटिलिटी उतना ही ज्यादा आप उसको कंज्यूम करेंगे. अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए आप लोग कि यूटिलिटी को इसने सब्जेक्टिव क्यों बोला है. यूटिलिटी अगर सब्जेक्टिव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन. यस, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. क्यों है सब्जेक्टिव बच्चे? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. कोई बंदा स्मोकर है, अब उसका यूज नहीं है, उसको पता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो कर रहा है. तो इट मीन्स कि वहां पर हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं ढूंढ रहे, लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, बस उसका टेस्ट है तो वो ले रहा है. तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी हो सकता है सेम कमोडिटी के लिए. आपको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, किसी को कॉफी पीना अच्छा लगता है, तो उसकी चॉइस है, हमने यूटिलिटी को कंसीडर करना है. ये तो बात हुई बच्चे यूटिलिटी की. अब यूटिलिटी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन एक और आ जाता है इसके अंदर से कि भाई जो हमारे पास ये यूटिलिटी है वो किसने दी? मार्शल का कंसेप्ट है, एल्फ्रेड मार्शल का कंसेप्ट है ये. ठीक है, उन्होंने यूटिलिटी की अप्रोच हमें बताई है. और हिक्स की थ्योरी जो है उन्होंने आईसी अप्रोच को बताया हुआ है. अब इसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी, सी से काउंटिंग है, तो आपको बताया कि आपके पास नंबर्स की फॉर्म में आपने इसको यूज किया है. यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ शर्ट एंड से दिस शर्ट गिव्स मी 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. हमें सारी बातें ना बच्चे यूटिल्स के अंदर करनी है, यूनिट्स में करनी है. टीयू एमयू अप्रोच, दो अप्रोचेज हैं. यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ एमयू, कि भाई हम टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे एक्स कमोडिटी को लेने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो टीयू बच्चे डिपेंड करती है कि आपने जो कमोडिटी कंज्यूम करी उसने आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दी है.
MU जब भी वर्ड पूरी माइक्रो के अंदर मार्जिनल वर्ड बहुत बार आएगा, जहां आपने मार्जिनल वर्ड पढ़ लिया बच्चे उसको आपने लिख देना है एडिशनल। जितनी भी आपने एडिशन करा है, ठीक है, एडिशनल वर्ड आपको यहाँ लिख देना है। तो जितना आपने एडिशन करा, जितना चेंजेस करे, 1 एडिशनल यूनिट से आपको कितना और सेटिस्फेक्शन मिला है। जैसे आपके पास 4 बनानास थे, आप 28 यूनिट से सेटिस्फाई थे उसके अंदर। अब आपने अपने 4 बनानास को कन्वर्ट करा 5 बनानास में, मतलब एक और बनाना आपने लिया तो आपकी यूटिल्स बढ़कर 30 होगी 28 से। इट मीन्स कि 2 आपकी एक्स्ट्रा है, दैट इज योर MU। चेंजेस इन TU अपॉन चेंजेस इन Q भी आप कह सकते हो बच्चे, फॉर्मूले सारे आगे भी आएंगे तो हम यहाँ से इसको क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा चेंजेस इन TU अपॉन चेंजेस इन Q। इसको मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो TU का चेंजेस जो होते हैं उसको हमने लिया, या फिर दूसरा फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा और एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर जब हम बात करें TU इज अ समेशन ऑफ MU, टोटल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर 1 2 3 4 ऐसे आपको यूटिल्स दे रखी हैं तो सीक्वेंस है, तब तो आप सिंपल ऐसे माइनस कर करके निकाल लेंगे TU को। बट अगर उसने बोला कि 1 से आपको 4 यूटिल्स वाली निकालनी है तो इसके बीच में 3 का गैप है। ठीक है, तो फिर आपको डिवीजन 3 से करना पड़ेगा, जितनी भी यहाँ पे TU होंगी उनका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 3 करना है। तो मीन जितना उसने ये पूछा है ना, इनके डिफरेंस को लेना है। नॉर्मली तो बेटा 1 2 3 4 होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसमें तो 1 का ही गैप होता है ना, तो वो तो सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कहता है दिस सिंपली मींस कि TU आपने किससे डिराइव किया, आपने इसको MU के थ्रू करा हुआ है। तो यहाँ पर MU ऑफ फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट कब तक हम करेंगे, टिल द मार्जिनल यूनिट ऑफ nth यूनिट। आपको जब तक चाहिए आप ये चीज निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल TU देखो बच्चे गिवन दे रखी है आपके पास, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 12 से 18, 18 टू 22, तो आपकी TU इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी यहाँ तक। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ये कांस्टेंट हुई है और उसके बाद ये डिक्रीज होएगी। और MU जो है आपके पास, ठीक है, MU चेंजेस में देखिए आपको डिक्रीज हो रहा है, इवन इट कम्स टू 0। एंड 0 कब है, जब वो कांस्टेंट होने के बाद बच्चे मैक्सिमम पे TU है, उस टाइम पर MU आपकी 0 है। अब MU आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कैन MU बी नेगेटिव, यस इट कैन बी नेगेटिव। अब बच्चे ध्यान रखना है कि MU जो है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल। सपोज मैंने फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर पिया, मैं मैक्सिमली सेटिस्फाई हूँ क्योंकि बहुत प्यास लगी हुई थी और मेरे को एकदम से किसी ने ठंडा ठंडा पानी दिया। बेटा एजम्पशन ये लेनी है कि एक बार ही ठंडा पानी पी रहे हो तो सेकंड टाइम भी ठंडा पानी ही मिल रहा है। अगर पहले आपको गर्म पानी दे दिया फिर ठंडा दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको अपने यूटिल्स को सेम रखना है, अपनी जो भी चीज ले रहे हो, अगर स्पून से पी रहे हो तो स्पून, गिलास है तो गिलास, तो यूनिट सेम रखनी होती है। ये एजम्पशन है, उसको चेंज नहीं करना। एक ही टाइम पे पीने के लिए बात कर रहे हैं पानी को भी, ऐसा नहीं कि सुबह पिया और शाम को पिया, ऐसा नहीं, सुबह पिया साथ के साथ ही आप अपनी यूटिल्स को बता रहे हैं। अब बच्चे MU जो होती है ना, TU आपकी, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TU का जो रेट होगा ना बेटा, उसी रेट से ना आपका MU का रेट चलेगा। अगर TU सबसे पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग रेट से ही होगी। ठीक है, और वो डिमिनिश करती रहेगी तब तक, तो आपने टेबल से भी बता देना है वैसे भी। अब लॉ कौन सा अप्लाई हुआ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, पहले चैप्टर में सिर्फ माइक्रो में इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, अब आगे के सभी चैप्टर्स के अंदर डिमिनिशिंग ही चलेंगे। तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, इसमें यूटिलिटी आएगा। तो क्या कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच आपको, कि जैसे जैसे आपने एडिशनल यूनिट कमोडिटी की ली तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है ना बच्चे वो कम होती रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, मैंने एक गिलास पानी का पिया जब बहुत प्यास लगी थी तो मैं मैक्सिमली सेटिस्फाई हो गई। फिर धीरे धीरे मैंने दूसरा गिलास पिया, तीसरा पिया, अब वहां पे आके मैंने कहा ठीक है, उसने बोला मैम आप फोर्थ भी पी लीजिए, मैंने कहा चलो ठीक है 4। अब 3 और 4 पे मेरी ना TU बिल्कुल मैक्सिमम हो चुकी थी। मैंने कहा भैया इसके बाद नहीं पीना, मुझे तो फिर वॉमिट आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम पे जब मेरा TU था उस टाइम मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बेटा अब 0 हो चुकी थी कि मैं और एडिशनल कुछ नहीं करना चाहती थी। अगर मैंने उसके बाद भी कुछ करा तो मेरी MU तो नेगेटिव हो जाएगी। TU तो सिर्फ फॉल करती है, TU नेगेटिव नहीं होती। TU फॉल कर रही है बच्चे लेकिन MU आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये MU का रिलेशन यहाँ पर TU के साथ। MU 0 होएगी जब TU कांस्टेंट है बेटा, होती TU मैक्सिमम पे है, याद रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम देख के नहीं कर देना, ये कांस्टेंट रेट देखकर, कांस्टेंट में जहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ उससे वहां पे वो 0 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब डेरिवेशन की बात आती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर बच्चे आपने क्या करना है, कैन बी यूज टू डिराइव। अब डिराइव डिमांड क्या होती है, जैसे मैंने हाउस को बनाना है तो वो मेरी डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन अगर यही चीज मैंने डिराइव मतलब ये जो मेरे पास ब्रिक्स आएंगी, सीमेंट आएगा, ये सब कुछ मेरे लिए डिराइव डिमांड है। तो व्हाट इज डिमांड, डिमांड वो है जो आपकी नीड है, इफेक्टिव डिमांड की आप कितने पैसे पे कितनी चीज को ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं। तो डिमांड एक्स कमोडिटी के लिए है तो कितने पैसों के ऊपर आप ले रहे हैं, तो ये कर्व हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे से कोई ज्यादा पैसे मांगेगा मैं उतनी क्वांटिटी कम डिमांड करूंगी। तो डिमांड कर्व तो ये होता है, सबको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिव इन रिलेशन होता है प्राइस के साथ, इसका नेगेटिव लिंक होता है। प्राइस बढ़ते हैं तो कमोडिटी की और क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है हमारी वो कंपैरेटिवली कम होती रहती है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन बात ये रखनी है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और मैं किसी की बात नहीं कर रही। जब मैं डिमांड की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर कर रही हूँ, एंड दैट इज प्राइस। कि प्राइस इज बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी फॉल हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे, डिमांड के चैप्टर में। ठीक है, तो इसको तो हमने लॉ ऑफ डिमांड बोला। अब बात आती है बच्चे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल हमारी क्या है कि हिक्स की थ्योरी है। ऑर्डिनल थ्योरी हिक्स ने दी, इसमें मेरे को प्रेफरेंसेस बतानी है, क्योंकि ना यूटिलिटी में बहुत मुश्किल हो जाता था बच्चे कि मैं हर एक को एग्जैक्ट नंबर दूं, 1 2 3 4 इतनी कमोडिटीज मैं कंज्यूम करती हूँ, उसको मैं इतना ही परफेक्ट ऑर्डर में दे दूं। मान लीजिए आज हम बिल्कुल ठीक हैं तो हो सकता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लग रही हो ठंडी ठंडी, लेकिन अगर हम बीमार हो जाते हैं तो मेरी फिर वो चीज वैसी तो नहीं रहेगी, मुझे उस टाइम पे उसको अवॉइड करना है। तो मैं कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ना काउंटिंग वे में इतना एग्जैक्टली नहीं कर सकती थी, इसीलिए सुपीरियर अप्रोच आई हमारे पास, जिसको हमने बोला ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, आईसी कर्व के लिए हिक्स थ्योरी आई। अब यहाँ क्या था, मुझे रैंकिंग करनी थी। आई वुड लाइक टू टेक दिस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी एज कंपेयर टू कॉफी। तो इट मीन्स की प्रेफरेंसेस करना आसान होता है, हम डिफरेंट सेट ऑफ अवेलेबल बंडल में से अपनी प्रेफरेंस बना लेते हैं। तो वही हमने डायग्राम में शो करा कि मैं अगर मैंगोज 9 ले रही हूँ तो मैंने यहाँ बनानास की ऑप्शन 4 की ली है, या फिर अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ तो मैंने इसको कम कर रखा है। तो मतलब वो चीज करनी है। अगर आप वाइसे वर्सा करते हो, आप इसको डाउन दिखाते हो तो आप इसको दिखा सकते हो कि मैंने इतना कम करा तो मैंने इसका इतना लिया, तो आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब सचा कर्व जॉइनिंग ऑल द पॉइंट जब आपने करा तो आपके पास बचे वेरियस ना बंडल्स आगे। लाइक आपने अगर मान लीजिए ये वाली कॉम्बिनेशंस ले ली हैं, तो आपने क्या करा, यहाँ पर अपनी इस कॉम्बिनेशन को दिखाया ABCD। आप आईसी कर्व पे, इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर हैं, आप इक्वली सेटिस्फाई हैं। क्योंकि आईसी कर्व क्या कहता है, ये डेफिनेशन बहुत बार आती है बच्चे, आईसी कर्व जॉइंस ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स विच आर कंसीडर्ड इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर। क्योंकि ए भी मेरी चॉइस है, बी भी मेरी चॉइस है, सी भी और डी भी, अब ये चारों मेरी चॉइस है, तो मैं इक्वली सेटिस्फाई हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब कॉम्बिनेशंस मेरी है, मैं उसको छोड़कर उसको लेना चाहती हूँ, तो इक्वली जो मेरे पास है यहाँ पर सेटिस्फेक्शन का लेवल है, मैं इक्वली सेटिस्फाई हूँ। तो सारी ही पॉइंट्स हमारे जो हैं वो इफेक्टिव माने जाएंगे अगर वो सेम आईसी कर्व के ऊपर है, चाहे वो ए है, बी है, सी है या डी है। अब रूल कौन सा अप्लाई करा बच्चे, मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि मैं अगर एक चीज को दूसरी जगह से दूसरी चीज से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी जो है ना उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये एक रेट है जो ये बताता है कि क्या फर्क पड़ता है। तो लॉस ऑफ वन कमोडिटी लेट्स टू इंक्रीज इन अनदर कमोडिटी, चेंजेस इन वाई अपॉन चेंजेस इन एक्स, मींस एक का लॉस तो दूसरे का गेन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर, ठीक। अब हमने यहाँ देखा कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी मेरे पास बनानास की 1 2 3 4, मैं इनको बढ़ा रही हूँ तो मैंगोस की क्वांटिटी कम होगी, तो मेरे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि इफ आई वांट टू increase one commodity of banana, we have to sacrifice 3 units of mangoes, and like this again and again. So MRS will be declining. You must have to show this thing that diminishing marginal rate of substitution applies here because it is not possible to increase both the commodities. ठीक है, MRS जो है अपने पास वो फॉल होती है जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे। अब आईसी की शेप, जब भी किसी की शेप है तो उसका लॉ बताना पड़ेगा, और लॉ में क्या कहता है कि इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और कन्वेक्स का रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये चीज भी क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब बट इन केस गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, वहां पे मेरा ये डिमिनिश नहीं होगा, वहां पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्सक्यूज मी, क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी नोट, क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपने क्या दिखाया बेटा यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसको किसी भी कमोडिटी से ले सकते हैं। अब फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये क्या कहता है बच्चे, आपने देखा है सेल लग गई, सेल लग गई, ठीक है, सेल लगी तो आप लोग ये देखते हैं क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है उतने ही प्राइस के अंदर, फटाफट से सब लोग जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रेफरेंसेस कर रहे हैं। अगर मुझे दोनों ही चीजें ज्यादा मिल रही हैं उतने ही पैसों के अंदर, ठीक है, तो मैं लूंगी, या फिर कहता है कंज्यूमर प्रेफरेंस आर एज्यूम टू बी सच दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स x1 x2 एंड y1 y2, अगर मुझे x1 x2 के ज्यादा मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में और दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा, तो भाई मैं उसको लूंगी चीज को, मेरी मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहेगी, तो मैं इसको प्रेफर करूंगी, तो इसीलिए हमेशा सेल में लोग जाते हैं। तो आईसी कर्व आपको दो कमोडिटीज में परफेक्ट अगर वो सब्स्टिट्यूट है, अगर आप एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं कांस्टेंट रेट पर, तो आपका कर्व कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट, बट यहाँ पर जब कंडीशन देगा तो आपको ये कांस्टेंट बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। नेक्स्ट टॉपिक, आईसी मैप। मैप क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ आईसीज इज नोन एज आईसी मैप, ठीक है। तो एक फैमिली हो गई आईसी की, उसको हमने आईसी मैप बोला। आईसी, आईसी1, आईसी2 आप नाम दे सकते हैं। प्रेफरेंसेस को आपने इसके अंदर बताया, दो आईसीज के अंदर क्या क्या प्रेफरेंसेस हम ले रहे हैं, तो एक फैमिली हो गई आईसीज की, उसको आईसी मैप बोलेंगे। आईसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है बच्चे, सबसे पहले कन्वेक्स टू द ओरिजिन, अगेन हमने ये कर लिया है, जिसमें हमने अपना लॉ अप्लाई करा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप वही मैंगोस का और बनानास का एग्जांपल देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू इंक्रीज वन कमोडिटी यू मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस अनदर वन। सेकेंड हमारे पास क्या है, हायर आईसी कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। आप देख सकते हैं कि अगर क्वांटिटी 1 2 3 थी बच्चे और क्वांटिटी मैंगो की उतने की उतनी है, तो मैं नेक्स्ट पे जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि भी उतने पैसे में मेरे को अगर मिल रही हैं चीजें तो मैं कॉम्बिनेशन लूंगी ना बेटा। ए बी सी के अंदर भी अगर मेरे को हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ए से ज्यादा बी पे, बी से सी पे, क्योंकि मुझे कम से कम बनानास तो ज्यादा मिल रहे थे ना इसके अंदर, तो मैं इसको प्रेफर करूंगी। तो हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ये भी चीज क्लियर हो गई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है दो आईसी कर्व क्या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं नहीं। पहले आप इसको कट करके देख लीजिए, आपको ए पॉइंट जो दिख रहा है बेटा उसी पे ही आपका आईसी1 और आईसी2 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर लेवल पे तो सेम सेटिस्फेक्शन नहीं है, 9795, तो मैं इसको क्यों प्रेफर करूंगी। तो आपको कहना है कि एक पॉइंट पे कभी भी दो आईसी कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशंस अलग अलग है दोनों के ऊपर। एक पॉइंट पे अगर वो सेम हो रही हैं तो ये क्लियरली विजिबल है कि बी और सी के बीच में गैप है, तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब बात आती है बच्चे कंज्यूमर बजट की। कंज्यूमर बजट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बजट आपका जरूरी है, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम हमारी फिक्स है, जो मेरे को दो चीजों पे खर्च करनी है। प्राइजेस मार्केट के मेरे को पता है, अब कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकता, तो कंजम्पशन बंडल उसको अवेलेबल कौन कौन से हैं उतने पैसे में, जितना मार्केट का प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या अवेलेबल है वो मेरे को देखना है बच्चे। तो बजट सेट एंड बजट लाइन, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेटा। बजट लाइन तो बिल्कुल सिंपल बात है, बजट लाइन तो आपको पता है कि ये लो जी आपकी बजट लाइन बन गई, मतलब मैं इतना इतना कॉम्बिनेशन कैसे कैसे ले सकती हूँ, वो तो मैंने बजट के थ्रू दिखा दिया कि मेरी इनकम जितनी थी, आप सिंपल सा इसको ऐसे ले लो, ठीक है ना। तो आपने ये अपनी बजट लाइन को शो कर दिया कि मेरी बजट लाइन मान लीजिए यहाँ पर ए और बी ऐसे है। अब इसके ऊपर मैं हूं तो मैक्सिमली सेटिस्फाई हूं, अंदर भी मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ, बाहर मैं जा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो बजट लाइन मेरे पास ये आ जाती है जो बजट को बताती है कि मेरे पास इतनी इनकम है भाई, इसमें मेरा इतना ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे यहाँ पर बजट सेट की, अब इसको देख लेते हैं पहले तो कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एम, प्राइजेस बनानास और मैंगोज के अवेलेबल है P1 P2, तो कंज्यूमर वांट्स टू बाय x1 कमोडिटी, तो उसको P1 इंटू x1 करना पड़ेगा, है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर कंज्यूमर वांट कर रहा है x2 तो P2 इंटू x2 हो जाएगा बच्चे, और दोनों को आप अगर प्लस कर देंगे, ठीक है, अगर दोनों को मैं देख लेती हूँ तो वो मेरे पास टोटल खर्चा हो गया मेरा,
So she can buy this bundle only if she has at least this amount of money. Given the prices and the income of consumer, she can choose any bundle. जितना आपका बजट है बच्चे उतना ही तो आप ले सकते हो, इनकम से ज्यादा तो हम नहीं ले सकते हैं। तो प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंटू एक्स वन कमोडिटी प्लस पी टू एक्स टू, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू एम। तो ये मेरे पास आ जाता है, ये मेरी बजट की कंस्ट्रेंट को बताता है। और ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड बजट सेट। बजट सेट जो होता है ना बच्चे, वो कलेक्शन है सभी बंडल्स का जो मैं अपनी इनकम से प्रिवेलिंग प्राइसेस के ऊपर खरीद सकती हूँ। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं कितनी मेरी लिमिट है, मैं कितना ले सकती हूँ, उसको बताया गया बच्चे। तो ये देखिए अब आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो बजट लाइन है आप उस लाइन के ऊपर ही फिक्स है अपने आप को करके बैठे। और अगर हम इक्वेशन की बात करें, सभी बंडल्स की बात करें, तो मैं ऊपर नीचे वहां भी हो सकता है ना, तो उसको हमने यहाँ पे सेट बोलना है। तो बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स, ठीक है, ऑल बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये जो आपने ऊपर करा, ये आपके पास सारे के सारे बंडल्स की कॉम्बिनेशन आ गई, जहां पर आपने बच्चे यहाँ पर कम भी था मनी से, ठीक है, तो वो बताया लेस देन। तो ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट था, ये इनइक्वालिटी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने इनइक्वालिटी को पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर जो दो कमोडिटीज के ऊपर है वो मस्ट बी लेस देन, ठीक है, इट मस्ट बी लेस देन होना चाहिए, या तो ये लेस देन होगा और इक्वल टू। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान से पढ़ लेना, इक्वल हो सकता है। तो बजट सेट के अंदर ये बात आती है। तो इसको हमने क्या बोला, दिस इज योर बजट सेट, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे थे लाइन की, तो बजट लाइन मैंने आपको बताई रखी है कि ये बजट लाइन है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी होगा, इक्वल टू का साइन होगा। तो लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स विच द डायग्राम रिप्रेजेंट इज अ बंडल ऑफ टू कमोडिटीज एग्जैक्टली इक्वल टू एम, एंड दिस लाइन इज गुड। द बजट सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस इज कॉल्ड ऑन और बिलो द स्ट्रेट लाइन कर्व। ये जो इसके नीचे है ना पूरा बच्चे, तो वो आपके पास सारा का सारा क्या होगा, बजट सेट। तो आपको फिगर में भी बिल्कुल क्लियर चीज दे रखी है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है, और वर्टिकल जो आपको इंटरसेप्ट में दिखा रखा है, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट है आपके पास। हॉरिजेंटल में आपको बंडल्स दिखा रखे हैं जितना कि वो खर्च करना चाहती है, और वर्टिकल के अंदर भी उसने क्या दिखा रखा है कि भी उसने इतना एक्चुअली खर्च करा मैंगोस के ऊपर, इतना करा उसने बनानास के ऊपर, तो उसका इसने स्लोप निकाल के आपको दिखा दिया। तो आपको ये दोनों बातें क्लियर होगी। तो बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज टू बाय मोर ऑफ क्वांटिटी वन गुड कंज्यूमर मस्ट हैव टू गिव अप द अनदर वन, क्योंकि उसकी इनकम जो है बिकॉज ऑफ हिज इनकम दैट इज फिक्स्ड इन नेचर, ठीक है। तो प्राइस रेशो और स्लोप ऑफ बजट लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा जहां कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को ना यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, अब बस उसको अपनी कॉम्बिनेशंस को देखना है कि वो किस तरीके से कर रहा है। अगर एक को बढ़ा रहा है तो क्या वो दूसरे को कम कर रहा है, उसको इस तरीके की कॉम्बिनेशन लेनी है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दो कमोडिटीज जब कांस्टेंट हो जाएंगी, बिकॉज द प्राइसेस जो है ना दो कमोडिटीज के कांस्टेंट है, इट मेक्स अ मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। हम अगर बात करें पी एक्स अपॉन पी वाई या पी वन अपॉन में पी टू की मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या कहता है हमारे पास कि ये जो दोनों है ना ये कांस्टेंट रेट से हमारे चेंज हुए, मतलब कांस्टेंट है। तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो स्लोप को दिखाता है विच इज कांस्टेंट इन नेचर। तो आपको अपनी कॉम्बिनेशंस को बताना है इसके अंदर। अब बच्चे ये भी हो गया क्लियर अब आप लोगों को, ठीक है। प्राइजेस वाली भी आपके कंसेप्ट के क्लियर है जितना आपके में आता है, और आपको दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन करनी है, ठीक है। चेंजेस करना चाहते हो बजट सेट के अंदर, डिपेंडेंट है वो आपकी इनकम के ऊपर। अगर प्राइजेस जो है ऑफ द टू गुड्स अगर वो कैसे चल रहे हैं मार्केट में, तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चेंजेस प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और बोथ द कमोडिटीज, ठीक है, कैन लेड टू चेंज इन द बजट सेट। अगर आप अपने प्राइजेस को चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर चेंजेस होंगे, ठीक। प्राइजेस चेंज हुए, इनकम आपकी चेंज हुई, तो आपके भी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे ना बच्चे। तो वो चीज आ गई। अब ये आपको चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स, उस तरीके से आपने अपनी कॉम्बिनेशंस को बनाना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या दिखाया कि आप बनानास को भी ज्यादा ले रहे थे, ठीक है, मैंगो। सो आपकी जब आपके पास मार्केट में देखो प्राइजेस चेंज होंगे या कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई चेंजेस आए, तो नेचुरल बात है अगर आपकी डिक्रीज हो रही है इनकम, तो उससे क्या होगा कि आपका इनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, आप कम कंज्यूम कर पाओगे क्योंकि अब आपकी इनकम कम होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको फायदा मिलेगा, आप आउटवर्ड शिफ्ट कर देंगे अपनी चीजों को। तो बच्चे ये भी आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं अवेलेबल बंडल्स को, ठीक, कि एक के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुए, दूसरे के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए, तो मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर फिर मेरा ये फिक्स था और मेरे प्राइसेस जो थे बनानास के वो कम हुए, तो मैंने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो ये भी है। तो आपने क्या करा बच्चे, आपने ऑप्टिमल चॉइस करी है कंज्यूमर ने अपनी इनकम को देखते हुए कि मेरे को किस तरीके से काम को करना है। तो इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे बच्चे, एमआरएस और रेशियो ऑफ प्राइजेस, ऑप्टिमम बंडल मैंने सिलेक्ट करा कि भी किस पॉइंट पर मैं सेटिस्फाई हूं, तो बजट लाइन इज टेंजेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जहां पे बजट लाइन आईसी कर्व को टच करके जाएगी, टेंजेंशियल होगी, वहां पर हम मैक्सिमली सेटिस्फाई होते हैं। वो एक अकेला पॉइंट है जहां पर जितना मैं खर्च करना चाहती थी उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, मैं बिल्कुल ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर हूँ, वहां मेरा जो है मार्केट के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। तो अगर डायग्राम है हमारे पास तो हम उसको भी बना के दिखा देते हैं, यहाँ पर ही ले लेती हूँ मैं डायग्राम भी बेटा, कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे पास बजट लाइन है, वो कहाँ जा रही है, वो इसको आईसी को टच करके आ रही है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है। ये बजट लाइन थी, ये आईसी कर्व था, वहां जहां भी टेंजेंशियल होगी दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉइंट जो आएगा वुड बी लोकेटेड ऑन द बजट लाइन, जहां पे वो आईसी को टच करेगा। द पॉइंट ऑफ द बजट लाइन कैन नॉट बी द ऑप्टिमम इफ इट इज बिलो, compared to point below the budget line, there is always some point on the budget line which contain more of at least one of the good and no less of other, क्योंकि अभी अगर उससे नीचे होंगी ना तो मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो एक ऑप्टिमम मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा बच्चे, जो बजट लाइन के ऊपर हमारा टेंजेंशियल होके जाएगा। अब इस डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसके बाहर हूं तो ये मेरी बजट में अलाउ ही नहीं कर रहा है IC1 को, ठीक है। IC2 है तो मेरे पास क्या है कि अभी ये वाला पोर्शन फ्री पड़ा हुआ है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, जबकि कंडीशन क्या कहती है कि बजट लाइन जो है वो टच करके जाएगी। अब वो कहता है जी टच तो यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट आईसी जस्ट टचिंग द बजट लाइन इज द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कर्व होता है ना, वो ये देखो ये नीचे, अब ये बजट लाइन यहाँ है, आपके पास 100 रुपए है, आप खर्च अभी 80 कर रहे हो, तो ऐसा तो हमने करना नहीं है ना, क्योंकि हम 20 रुपए को बचाना नहीं है, हमें अपने पैसे से जितना पैसा है, जितना हमारा बजट है, उसको मैक्सिमली यूटिलाइज करना है, तो हमने वो करा। लोअर आईसी को हम लाइक नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे वो क्या हो गया, इंफीरियर हो गया बच्चे। तो अगर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन देखनी है तो वो वहां पे ही होगी जहां पे वो टेंजेंशियल होके जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर बच्चे। इसी को आप जो है ना बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, ये आपने अपना यहाँ पे बता देना है, ये बहुत बार पेपर में आता है। फर्दर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चे, मैं पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की है आपके पास, ये भी मैं पीडीएफ